स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 7 करवाने जा रहा हूँ। ये साइंस की क्लास 9 की रहेगी, 22 अक्टूबर की रहेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और इस वीक के जितने भी असेसमेंट है सारे करवाए जा चुके हैं। एक्चुअली में मैंने 1 से लेकर 7 तक सारे करवाए हैं। आप सारे देख सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जो वीटी ग्राफ है ना, ठीक है, आप देख सकते हैं वीटी ग्राफ है, तो इसमें किसका अनुमान लगा जा सकता है वस्तु का? एक समान गति में है, विराम अवस्था में है, असमान गति में है, या एक समान त्वरण के साथ गति कर रही है। देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर v और यहाँ t दे रखा है, और जब v और t दे रखा होता है वो x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के समांतर है। v और t ग्राफ है ये, तो ये एक समान गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर होता s और यहाँ होता टाइम, s माने होता है डिस्टेंस मतलब दूरी, t माने टाइम मतलब समय, तो अगर ये x अक्ष के समांतर होता, ये x अक्ष होता ना, अगर इसके समांतर होता है तो इसका मतलब ये वस्तु रुकी हुई है, विराम अवस्था में है। समझ में आ गया? विराम अवस्था कब होती? जब ये एक्स अक्ष के समांतर होता। लेकिन यहाँ पर v और t का, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखना है दो ग्राफ कि vt ग्राफ है या st ग्राफ है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ है, st ग्राफ नहीं है, तो इसलिए एक समान गति होगी अगर ये एक्स अक्ष के समांतर है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ये पूछ लेता है कि अगर vt ग्राफ है तो कोई लाइन एक्स अक्ष के समांतर है तो किसको दर्शाएगी? तो एक समान गति को दर्शाएगी। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा डीपली बताऊँगा, बाकी जिन्हें केवल आंसर चाहिए होंगे वो लास्ट में भी एक बार देख सकते हैं। सिर्फ लास्ट में एक बार आंसर भी बता दूंगा मैं। ठीक है, लेकिन जो डीपली समझ रहे हैं वो आराम से पूरा देखें। तो फर्स्ट का ए आंसर आ गया, समझ में आ गया कैसे आया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ नीचे दिया गया। देखिए ये भी वेग समय ग्राफ है, यहाँ पर भी वही है, ये भी वीटी ग्राफ था और ये भी वीटी ग्राफ है, वेग समय ग्राफ। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, तो ये कह रहा है ये क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, अगर वेग समय ग्राफ में ये नीचे की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एक समान मंदन। ठीक है, और अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता तो हम इसको बोलते हैं एक समान त्वरण। क्या बोलते हैं? त्वरण। देखिए, त्वरण तभी पैदा होता है जब वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर ये एक बात और सुन लो, अगर वी लिखा हुआ है और ये एक्स अक्ष के समांतर है और आपसे पूछ रहा है कि त्वरण कितना होगा, आप बोलोगे 0 होगा। त्वरण तभी होता है जब वेग में परिवर्तन आए, चेंज इन वेलोसिटी हो, वेलोसिटी में चेंज होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तभी त्वरण बढ़ता है। और अगर कोई चीज़ बढ़ रही है, नहीं बढ़ रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, त्वरण बोलेंगे। अगर वो घट रहा है, मतलब जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हो, 60 की स्पीड से चला रहे थे, अब आप 50, फिर 30, फिर 20, फिर 10 कम कर रहे हैं ना, तो उस त्वरण को ना जब वो घटता रहता है ना तो उसका नाम हो जाता है मंदन। और जब वो एक ही दर से हो रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो इसका मतलब होता है एक समान मंदन। समझ में आ गया मंदन किसे कहते हैं? ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। आप इंग्लिश वाली वीडियो देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा और अच्छे से, अगर आप इंग्लिश वाले देख रहे हैं तो। ठीक है, थर्ड देखिए, वस्तु के वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है। देखिए, ये जो वस्तु, अब ये जो वेग समय ग्राफ है ना ये, ठीक है, ये वेग टाइम है, तो ये कह रहे हैं जो वस्तु का वेग और ये टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, इसका जो ढलान है वो क्या दर्शाते हैं? ये जो ढलान है ये क्या दिखाते हैं? तो अब इसमें ढलान आ गया ना, तो ये त्वरण को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? त्वरण को। ठीक है, इसका ये जो ढलान है, ठीक है, तो त्वरण तभी पैदा होता है जब वेग में परिवर्तन आए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? त्वरण। और त्वरण का जो फॉर्मूला होता है ना, त्वरण को ए से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है v में से u घटा के टाइम से डिवाइड कर दो। अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे u लिखना था, मैंने t लिख दिया है ना, तो ये v माइनस यू अपन में t। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देखिए फोर्थ में बोल रहा है गतिमान वस्तु, मतलब कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, कोई चीज़ चल रही है, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कभी कभी कोण 0 हो सकता है। ठीक है, कोण 0 हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट पर हो ना आप,
और आप यहाँ से इस इतना मुड़े, यहाँ मुड़ गए, आप यहाँ मुड़ गए, यहाँ पर आ गए। ये ए पॉइंट है, आप ये बी पॉइंट है, ठीक है, जुड़ा हुआ है, ये सी है, ये डी है, आप डी पर आ गए। अगर आपसे पूछे ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, आपसे पूछे कि आप ए से लेकर डी तक कितना चले, तो आप बोलेंगे 4 2 6, 4 2 6 हो गए, 6 और 4 10 हो गए, है ना। तो आप 10 बोलेंगे ना, तो इसे डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, ठीक है, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। और अगर आपसे पूछे विस्थापन क्या है, क्या विस्थापन क्या है, तो विस्थापन में आप बताएंगे, मैं पहले लिख देता हूँ विस्थापन, ठीक है। तो विस्थापन में आप बताएंगे 4 है, ये 2 है, ये 4 है। तो विस्थापन जो होता है ना, पहला बिंदु और अंतिम बिंदु के बिल्कुल सीधी दूरी को बोला जाता है। तो अगर ये बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, ये 2 है, तो ये भी 2 ही होगा, तो विस्थापन 2 बोलोगे। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछे ना विस्थापन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे सबसे छोटी जो दूरी होती है ना, उसी को विस्थापन कहते हैं। मान लो आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से चले, यहाँ चले, यहाँ चले, उस पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है। मान लो 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 2 है, तो आप दूरी कितनी बताएंगे? आप दूरी बताएंगे 4 4 8 9 10 12 बताएंगे दूरी, क्योंकि आप ए पॉइंट पर वापस आ गए, तो टोटल आप 12, मान लो मीटर में, तो मीटर में चले हो। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ना विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन 0 माना जाएगा, क्योंकि आप उसी पॉइंट पर आ गए। एक और एग्जांपल, एक लड़की है, वो यहाँ से स्विम करते हुए गई, तैरते हुए गई, मान लो 18 मीटर तैरा, और वो वापस उसी पॉइंट पर आ गई, तो दूरी कितनी होगी? 36 होगी, ठीक है। लेकिन विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। विस्थापन का मतलब होता है दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी जो दूरी होती है ना, उसे विस्थापन कहते हैं। चाहे आप घूम घूम के कहीं पर भी आ जाओ, तो दो जो पॉइंट होंगे ना, उन पॉइंटों के बीच की दूरी विस्थापन कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ ना, आपके काम आएगा। ये सर्कल है। अगर आपसे बोले कि आप ए पॉइंट पर घूम के दोबारा आ गए, तो आपने कुल कितनी दूरी तय करी, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, 2πr लगाएंगे, ठीक है। और अगर आपसे विस्थापन बोलेगा इसी पॉइंट पर, तो आपका विस्थापन क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छा, एक बात और, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी पिछले साल इस चैप्टर पे, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल होगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये पूछा गया ना इस क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में, कि कौन शून्य हो सकता है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आप बता देंगे सर विस्थापन शून्य हो सकता है क्या? इसमें से कोई और शून्य हो सकता है? हाँ बच्चों, जो वेग होता है ना, औसत वेग, ये जो औसत वेग है ना, ये भी शून्य हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि औसत वेग निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है ये वाला विस्थापन बटे में समय। तो अगर विस्थापन 0 है, क्या 0 है? विस्थापन 0 है, और समय मान लो 10 भी दे रखा है, तो 0 को 10 से भाग करके 0 तो आएगा, ठीक है। आप चैप्टर 8 जरूर पढ़ना, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। मैंने एक जो वीडियो बनाया वो भी जरूर देखना। तो औसत वेग भी 0 हो सकता है और विस्थापन भी 0 हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला और चौथा जो है वो ऑप्शन कहीं दे नहीं रखे, इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल सही दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ करेक्शन कर लेना इस सी पॉइंट पर, ये फर्स्ट है, ठीक है, सेकंड नहीं है ये इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये जो सी ऑप्शन है ना, तो आप इसका सी आंसर कर देंगे। बाकी आप अपने टीचर से बोलना चाहते हैं तो आप वही बोल सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश का आप असेसमेंट देख लेना, ठीक है। समझ में आ गई? तो यहाँ फर्स्ट कर देना, कहीं सेकंड लिख के मत कर देना, कहीं बोलो सर ने गलत करा दिया, ठीक है। तो और बाकी अगर एग्जाम में कभी मिसप्रिंटिंग इस प्रकार की आती है ना, तो आप अटैम्प्ट करके आते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, ध्यान समझिएगा, और ईजी है। कह रहा है इसका तुरंत निकालिए। 10 सेकंड में आप 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 27 किलोमीटर प्रति घंटा आपने अपनी गाड़ी को बढ़ा दिया है, तो उसका त्वरण क्या होगा? देखिए, जो त्वरण निकाला जाता है, ठीक है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में लिखे हैं, तो हमें मीटर पर सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, A=V-U/T। ये याद रखना। पर एक बात नोटिस कर लो कि यहाँ पर जो हमें गति दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में है। तो पहले आपको इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड में सारे हैं, और वैसे भी जितने भी होते हैं ना ये, इन्हें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है। और कभी कभी तो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए।
ठीक है, तो इससे हमारे और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को कैसे बदलेंगे? देखो, एक 18 एक 27 है, ये याद रखना। ठीक है, हम कर रहे हैं और टाइम हमें 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो पहली बार जो होता है ना, जो पहले हम स्पीड लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, उसे यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू। तो कितना दे रखा है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हमें किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो 18 लिखा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पहले मिनट में बदला, फिर सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिख दिया। ठीक है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको बदलो। देखो, मैंने 60 नीचे क्यों लिखा है? ये जो लाइन होती है ना, इसका मतलब बटे में होता है, तो इसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 ऊपर लिखा है, क्योंकि किलोमीटर ऊपर लिखा है। समझ में आ रहा है आप सबको? आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, और 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। 3 आ गया, 3 से काटा 3 दूनी 6, और 2 से काटा 2 पंजे 10, तो 5 आ गया। तो अब आप याद रख लेना, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदलना आ गया ना। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो, बदल लोगे ना? बदल लोगे ना? आगे समझ में? अब हमें v निकालना है, और v कितना था हमारा? 27 है ना। इसको बदलते हैं हम। ठीक है, आप वीडियो रोक के पहले खुद भी ट्राई कर लेना। ठीक है, v इक्वल टू कितना है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे क्या होगा? आपको नॉलेज मिलेगी, आपको आया या नहीं आया। 27 किलोमीटर को बदलेंगे तो 1000 लिख दिया, और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 2 बार 60 लिख दिया। ठीक है, तो 2 जो जीरो हैं ये कट जाएंगी। उसके बाद काटिए, किससे कटेगा? 3 से काटते हैं। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, इसे काटिए 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, 2 से इसे काटिए, 2 5 जा 10। तो ऊपर कितना बच रहा है? 5 दिया 15 बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। तो ये कितना आ गया? 7.5 मीटर पर सेकंड आ गया। समझ में आ गई? तो हमने दोनों निकाल लिए, एक 5 निकला और एक 7.5 निकला। अब हमसे बोला गया ना, ये त्वरण निकालिए। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो v कितना दे रखा है हमें? हमने निकाला 7.5। u कितना निकाला है? 5। तो इसके बाहर क्या लिख देते हैं? मीटर पर सेकंड लिख देते हैं, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है ना। टाइम कितना लग रहा था? 10। हाँ या ना? अब 7.5 में से 5 के कितने बचे? 2.5 बचे, और नीचे 10 बचा। अब 10 को 2.5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 0.25 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये टाइम किस में था? सेकंड में था ना? था ना? तो मीटर तो एक ही बार है, तो मीटर तो एक ही बार आ गया। अब ये सेकंड कितनी बार है? एक। ये बटे में है ना, तो ये सेकंड नीचे किस बटे में? तो ये बटे वाला सेकंड माना जाएगा। तो कितने सेकंड? 2 हो गए, नीचे 2 हो गए ना, तो यहाँ पर सेकंड के ऊपर 2 लग जाएगा। तो याद रखना कि जो त्वरण होता है ना, उसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो बच्चे ये गलती कर देते हैं। अच्छा, भाग करना तो सबको आता है ना, तो एक बार बता रहे तो भाग करने हैं। भी देखो 2.5 बटे में 10 दे रखा है, तो पहले आप पॉइंट हटा के नीचे 0 कर दो, तो 25 बटे में 100 हो गया। उसके बाद सिंपल कर दो, इस 0 की जगह 5 आ जाएगा, इस 0 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा, तो 0.25 आ जाएगा। समझ में आ गई? और ये भी क्लियर हो गया ना कि सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि नीचे सेकंड था और बटे के नीचे भी सेकंड था, तो 2 बार हो गया। तो इसका आंसर आप किस पर टिक करोगे? डी पर करोगे। अगर गलती से ए कर दिया तो पूरा गलत हो जाएगा। समझ में आ गई सबको? ठीक है, थोड़े लंबे हैं क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से समझेंगे। लास्ट में आंसर सारे बता दूंगा। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाए 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आपने शुरू से वीडियो देख रहे हो ना, तो अब आराम से आंसर बता दोगे कि एक व्यक्ति एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, 50 मीटर ऊपर फेंकता है, वापस आ जाती है। तो कह रहे हैं इन चारों में से कौन सी बात सही है? कि गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी 0 है। देखो, दूरी कभी 0 नहीं होती है। ये कह रहे गेंद का विस्थापन 0 है। हाँ, बिल्कुल सही, इसका यही आंसर होगा। मुझे पूरी उम्मीद थी आप सब सही बताएंगे, अगर आपने बताया तो। देखिए, आपने ऊपर फेंका, वो चीज़ वापस नीचे आ गई, उसी पॉइंट पर आ गई ना। जब कुछ उसी पॉइंट पे आ जाती है तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो कौन सा कथन सत्य था इसमें? इसका आंसर सी है। ये तो बहुत ईजी था, इसमें देखो टाइम ही नहीं लगा हमारा, है ना। अब देखिए, ओ इसका बी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, गेंद का विस्थापन 0 है ना, मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, बी आंसर है इसका। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पर आ जाइए। 7th में ये कह रहा है
कि 20 से 30 सेकंड के बीच कितनी दूरी तय होगी। देखिए यहाँ 20 है, ये 30 है, तो कह रहे ये कितनी दूरी चली है, उसने कितनी दूरी चली है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझ लीजिए। देखो वेलोसिटी कितनी देर के 20, देखो 20 पर भी 20 है और 30 पर भी 20 है, ठीक है ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, समझो इधर। तो आप याद रखना वेलोसिटी v 20 था और हमें टाइम पहले 20 दे रखा, फिर 30 दे रखा, ठीक है। अब देखिए मुझे सिंपल सी बात बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब 20 हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो स्पीड तो 20 ही है और टाइम कितना है 20, तो कितना आ गया 400। फिर जब हम 30 सेकंड की बात कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, क्या नाम है, डिस्टेंस कितनी है, सॉरी स्पीड कितनी है, वो 20 और टाइम कितना लग रहा है 30, 600 आ गया, है ना। तो 600 में से 400 का कितना मीटर आप चले हो फालतू, 200 चले हो। तो सिंपल तरीका था, 200 आंसर आ गया। मैं आपको एक पेज पे भी दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है, समझ में आ गई ना। जब भी हमें डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा ना, तो किसी भी पॉइंट की बोल दे तो आप पहले उसका डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकाल लो। 20 की गुणा 20 में करी 400 आ गया, 30 की गुणा 20 में करी 600 आ गया, 600 में से 400 का कितना आ गया 200, तो 200 हमारी डिस्टेंस आ गई, क्या आ गई 200 हमारी डिस्टेंस आ गई। क्लियर हो गया। बाकी में से और भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, ठीक है। और एक और भी होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2AS, ठीक है, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें ग्राफ दे रखा है, इतना ईजी दे रखा है, तो हम इतना टफ तरीके से क्यों निकालें, हाँ या ना। समझ में आ गए बच्चों, ये हमारा ए आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया सबको, अच्छे से आ गया, अच्छे से आ गया ना। चलो अब उसके बाद मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूँ मैंने कैसे करे हैं। देखिए एक तो ये था जो मैंने अभी आपको u और v को किस प्रकार मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, है ना, एक ये था ना। और अगला, अच्छा माफ़ कीजिएगा मैंने ना ये सिर्फ इसी में समझाया, मैंने रिटर्न में इसे करा नहीं है, आपको यही समझा दिया है। समझ में आ गया ना आपको 200 मीटर, ठीक है। तो अब आगे देखिए 8th पे, ये कह रहा है किसी वस्तु के दिए गए वीटी ग्राफ, देखो ये भी वीटी ग्राफ है, तो ये कह रहा है पी भाग में वस्तु का मंदन कितना होगा। देखिए ये बोला यहाँ पे पी भाग में मंदन कितना होगा, देखो नीचे की तरफ जा रहा नहीं, है ना। तो ये कह रहा है इसमें मंदन कितने का होगा। तो देखो मंदन मतलब क्या है, आपको एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगाना है। मैंने कहा था जब वो नीचे की तरफ जाता है तो उसका नाम मंदन हो जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन करने लग जाते हैं, तो ए वी माइनस यू अपॉन में टी फॉर्मूला ही लगेगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका v कितना है और u कितना है। ध्यान से देखिए हम जब इसका निकालेंगे ना मंदन, तो पहला पॉइंट कौन सा लेना है, पी पॉइंट बोला ना, यहाँ से यहाँ तक है ना खाली, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये u होगा, क्योंकि पहले वाले को u और बाद वाले को v लिया जाता है। तो u कितना है 60 मीटर पर सेकंड, किसमें मीटर पर सेकंड में। सुन रहे हो ना मेरी बात, फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कौन सा लगाना, v माइनस यू अपन में t लगाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। और हमसे पूछ रहा है ना p का कितना होगा, समझो ध्यान से। तो पहले वाला जो पॉइंट है ना ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे u बोलेंगे 60, और v पर तो 0 चला गया, ये है ना 0, ये 0 लोगे आप, ठीक है। और ये क्या दिखाता है, ये टाइम है ना। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, देखो टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम लग रहा है 70 में से चलेगा 30 सेकंड लग रहे हैं। समझ में आ गई। अगर आप इससे पहचान ले तो u कौन सा है, v कौन सा है, टाइम कौन सा है, तो क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। समझ में आ गई। तो ये अब आप मुझे बताइए u कितना है, u कितना है 60 मीटर पर सेकंड, हाँ या ना। v कितना है 0 और टाइम कितना है 30 है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है ए निकालने का, v माइनस यू अपॉन में t होता है, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, ठीक है, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, u कितना दे रखा है 60 और नीचे टाइम कितना दे रखा है 30, ठीक है। सबको सेकंड में बदलना नहीं पड़ेगा, 60 में से 0 गए माइनस के 60 आ गए। देखो माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मंदन होता है ना वो माइनस का होता है, ठीक है। अगर आप किसी के मंदन लिख दोगे तो वो माइनस का ही माना जाएगा, त्वरण अगर माइनस का तो वो मंदन कहलाएगा, क्योंकि वो घट रहा है, क्योंकि वो घट रहा है। तो 30 0 0 कट गई, 3 दूनी 6 आ गया, तो 2 आ गया। तो 2 क्या आ गया बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस का। अगर मैं बोलूँगा ना कि त्वरण, तो त्वरण बोलूँगा तो मुझे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा मंदन तो मुझे माइनस नहीं बोलना, मैं बोलूँगा मंदन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये याद रखना, जब त्वरण बोला जाएगा तो माइनस लगाना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि मंदिर का मतलब ही है वो घट रहा है, तो 2 बार माइनस लगाएंगे तो प्लस का बन जाता है। सुन रहे मेरी बात? ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो ये लिखा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए आंसर है इसका। समझ में आ गई? ये मैंने करा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ शीट पर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरीके से किया गया है, क्योंकि अब ना आपको रिटर्न में नहीं करना है, इसलिए मैंने उसी में समझाया था, बाकी एक बार लिखा था थोड़ा आइडिया हो जाए आपको इस तरीके से। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में जो भी है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब 9th क्वेश्चन देखिए। देखिए जो 9th क्वेश्चन है ना, वो असर्शन और रीजन वाला है, अभिकथन और कारण वाला है। तो देखिए सबसे पहले जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमें चेक करना पड़ता है कि क्या दोनों ट्रू हैं या नहीं है ट्रू। ध्यान समझिए क्योंकि बहुत टफ है ये इजी नहीं है, आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको भी अपनी तरफ से। ये कह रहा है कि 2 भौतिक राशियों P और Q के बीच का ग्राफ सरल रेखा है, और ये तभी होता है जब P और Q जो है वो स्थिर होते हैं, P/Q स्थिर होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए क्या कह रहे हैं। देखिए ये और ये P है, ये Q है। ये कह रहा है कि अगर ये इससे बनने वाला कोई भी ग्राफ एक सीधी लाइन तभी बनेगा जब इन दोनों को भाग करेंगे तो एक स्थिर वैल्यू आएगी। स्थिर मतलब एक ही जैसी वैल्यू आएगी। और चेक करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने 4 लिया, यहाँ मैंने 8 लिया, यहाँ मैंने 12 लिया। ठीक है, यहाँ मैंने 2 लिया। आप ग्राफ पर भी बना के देख सकते हैं, 4 लिया, 6 लिया। अब देखो 4 को 2 से भाग करो, 2 आ रहा है। 8 को 4 से भाग करो, 2 आ रहा है। 12 को 6 से भाग करो, 2 आ रहा है ना। तो अगर वैल्यू सेम आती है तो हाँ सत्य बात है कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ठीक है, आप इसकी बना के देखना स्ट्रेट लाइन कि x का 4 y का 2, x का 8 y का 4, x का 12 y का 6। आपको 3rd चैप्टर पढ़ा ना आपने, तो आप देखना सीधी लाइन बनेगी। तो ये रियल बात होती है कि जब भी जो पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से भाग करोगे तो अगर सेम वैल्यू आ रही है तो गारंटीड है बच्चों हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। इसका मतलब ये ट्रू है। समझ में आ गई? ये कह रहा है कि अगर P और Q में जो भी वैल्यू लिखी है अगर वो ठीक है भाग करने पर एक जैसी वैल्यू आएगी ना तो हमेशा सीधी लाइन बनेगी। तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है। क्या है? ट्रू है। इसका मतलब पहले वाली लाइन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे देखिए। ये कह रहा है इसका कारण यह है कि सीधी रेखा ग्राफ का अर्थ है कि P Q के समानुपाती है या Q और स्थिरांक का गुणनफल P है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये भी बिल्कुल ट्रू है। देखिए ये कह रहा है सीधी रेखा इसलिए होती है क्योंकि देखो ये इसके समानुपाती होती है। देखो यहाँ मैंने 4 लिखा था, 8 लिखा था, 12 लिखा था, 2 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, 6 लिखा था। ठीक है, आप इसको भाग करके देखो, इसकी वैल्यू जो प्रोपोर्शनल आएगी ना। जैसे 2 को 4 से भाग कर रहे हैं, 4 को 2 से कर रहे हैं, तो हर बार 2 2 2 2 आंसर आएगा ना। इसको भाग करो 2 आएगा, इसको भाग करो 2 आएगा, इसको भाग करो 2 आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये कह रहे हैं एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे P है ये Q है, तो अब मुझे बताओ भाग करने पर कितना आंसर आ रहा था? 2 आ रहा था ना। तो ये कह रहा है कि P की वैल्यू पता है क्या निकलेगी? P की वैल्यू अगर Q को कांस्टेंट वैल्यू से गुणा कर दोगे तो सेम निकलेगी। चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है? 2। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी निकली थी? 2। तो कितना आ रहा है? 4। तो देखो P 4 है क्या? 4 ही है ना। एक और एग्जांपल देखो। ठीक है, अब Q की वैल्यू कितनी दे रहे हैं हम? 4। तो कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि भाग करने में 2 ही आएगा ना। तो कितना आ गया? 8। तो देखो 8 ही आ रहा है ना। एक और देखो, अगर मैंने P की जगह मैंने तीसरा वाला लिया 6, तो कांस्टेंट वैल्यू तो वही रहेगी 2। तो गुणा करने पर क्या P की वैल्यू आ जाती है? जब तीसरे वाले में कांस्टेंट की वैल्यू करें तो तीसरे वाले की आ रही है, दूसरे वाले में दूसरी की आ रही है, पहले वाले में पहले की आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सत्य है। और ये इसका सही रीज़न बता रहा है कि सरल रेखा इसलिए होती है क्योंकि वो समानुपाती होती है। तो हम इस पर इस पर टिक कर देंगे। समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। 10th कह रहा है कि त्वरण एक सदिश राशि है। बिल्कुल सही। त्वरण की दिशा होती है। कह रहा है दिशा सदिश इसलिए होता है क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। बिल्कुल सही। सदिश उन्हें कहा जाता है जिनके परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो इस हिसाब से इसका भी आंसर ए है। तो इस तरीके से मैंने पूरी वर्कशीट समझा दी। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गई। एक बार आंसर देख लो क्योंकि मैंने कहा था कि आंसर बताऊंगा, है ना, एक बार लास्ट में। तो देखिए पहले वाले का तो था ए, ठीक है, दूसरे वाले का जो है वो सी, तीसरे वाले का जो है वेग समय का जो ढलान है वो त्वरण होता है ना, और चौथे वाले का शून्य जो हो सकता है मैंने आपको बताया था। इसमें करेक्शन कर लेना क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाली में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी।
ओके। उसके बाद जो है 5वें वाले का हमने आंसर सोल्व किया था, तो डी आंसर था। मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसमें मीटर पर सेकंड है, इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो त्वरण का असली मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद छठे का आंसर मैंने आपको बताया था बी की शून्य हो जाएगा, जब 50 ऊपर जाएगा 50 नीचे आएगा तो शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7वें का आंसर हमने सोल्व करा था अच्छे से, तो हमने 200 मीटर देखा था। उसके बाद जो है वी टी को हमने जब इसको सॉल्व करा तो इसका जो आंसर है वो कितना आया था, हमें मंदन का निकालना था ये नीचे, तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 9वां था, इसका ए था, 10वें वाले का भी ए था। इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।